हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्ट्रेटेजीज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में आज समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का दूसरा भाग। तो शुरू करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के दूसरे भाग के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब बताइए, पहला प्रश्न है, क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं, मतलब विद्युत धारा इस पर प्रवाहित होता है द्रव में? तो इसका आंसर होगा हाँ, द्रव में भी क्या होते हैं, विद्युत का चालन होता है। अगला प्रश्न है दूसरा, दो द्रवों के नाम बताएं जो विद्युत का चालन करते हैं। मतलब दो द्रव का नाम बताएं जो विद्युत का चालन करते हैं, मतलब विद्युत धारा इस पर प्रवाहित होती है। तो पहला है नींबू का रस, ठीक ना, और दूसरा है सिरका। ये सभी द्रव में विद्युत का चालन होता है। अगला है प्रश्न, दो द्रवों के नाम बताएं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो पहला है आसुत जल। क्या है? आसुत जल, जो क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और दूसरा है वनस्पति तेल। क्या है? वनस्पति तेल, जिस पर ऐसे विद्युत का चालन नहीं होता है। तो आसुत जल और वनस्पति तेल में ऐसे विद्युत का चालन नहीं होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु में ऊष्मीय प्रभाव के कारण तंतु गर्म होकर दीप्त हो जाता है। जब विद्युत धारा ऐसे बल्ब से होकर बहती है, बल्ब से होकर प्रवाहित होती है, तो उसके तंतु में ऊष्मीय प्रभाव के कारण तंतु गर्म होकर दीप्त हो जाता है, मतलब जल जाता है ना। बल्ब तीव्र दीप्त होता है क्योंकि इसे होकर उच्च धारा बहती है। बल्ब ऐसे तीव्र ऐसे दीप्त हो जाता है क्योंकि इस पर ऐसे उच्च धारा बहती है। जब बल्ब से होकर दुर्बल धारा बहती है तो बल्ब धीमा दीप्त होता है, ठीक ना। जब बल्ब से होकर अगर दुर्बल धारा, मतलब कम उस पर धारा प्रवाहित होगी, तो बल्ब है धीमा दीप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिम ना, डिम में दीप्त होता है। अगर परिपथ में अत्यंत दुर्बल धारा बहती है तो तंतु में उसमें प्रभाव से दीप्त करने में असमर्थ होता है। जब परिपथ में अत्यंत दुर्बल धारा, मतलब बहुत कम धारा प्रवाहित होगी, तो तंतु में उसमें प्रभाव उसे दीप्त करने में असमर्थ होगा, मतलब दीप्त नहीं कर पाएगा, ठीक। तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है, मतलब बल्ब जलेगा ही नहीं। आप दुर्बल विद्युत धारा को संसूचित कर सकते हैं। क्या इसके लिए हमें किसी दूसरी प्रकार का संप्रेक्षित्र का उपयोग करना होगा? इसे हम लोग को जानने के लिए, दुर्बल विद्युत धारा को जानने के लिए, संसूचित करने के लिए, इसके लिए हमें किसी दूसरे प्रकार का संप्रेक्षित्र का उपयोग करना होगा। अन्य प्रकार का संप्रेक्षित्र बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? आपको याद होगा कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या करता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब चुंबक, मतलब खींचने, आकर्षण करने का क्षमता उत्पन्न करता है विद्युत धारा। क्या आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग संप्रेक्षित्र बनाने में कर सकते हैं? क्या विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव जो उपयोग हुआ, तो उसे हम लोग संप्रेक्षित्र बनाने में कर सकते हैं? आइए पता करते हैं। तो क्रियाकलाप 5 से समझते हैं, ठीक ना। माचिस की खाली डिबिया के भीतर ट्रे लीजिए, जो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक माचिस की डिबिया है। तो माचिस की डिबिया इस तरह से लेना है, ठीक ना। और ले करके फिर इसके बाद इस ट्रे में एक चुंबकीय कंपास रखिए। इस चुंबक में क्या करना है, एक चुंबकीय कंपास रखना है यहाँ। इसके बाद ट्रे पर विद्युत धारा के कुछ फेरे लपेट दीजिए
तार के एक सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़िए। तार के एक सिरे को ऐसे बैटरी के टर्मिनल से जोड़िए। इस पर ऐसे क्या करना है, एक तार इस तरह से लपेट देना है, और लपेटने के बाद जो ये तार होगा तो एक तार ऐसे बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दीजिए, ठीक ना। इसके बाद आगे दूसरे तार के एक सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। फिर दूसरे तार के एक सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से, ये जो ऋण टर्मिनल से जोड़ दीजिए। सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को अनवारित कर आपस में बहुत थोड़े समय के लिए स्पर्श कीजिए, मतलब यहाँ टच करिए इस पर, ठीक ना। दोनों तार को टच कर दीजिए। चुंबकीय सुई में विक्षेपण का अवलोकन कीजिए। जब इसे टच करते हैं तो इसके बाद देखिए चुंबकीय सुई में विक्षेपण का क्या होता है, ठीक ना। क्या चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है? चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है। विक्षेपण का मतलब हटना, सुई इधर उधर हुआ, हिला थोड़ा सा, ठीक, तो विक्षेप दिखाई देता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे संपरीक्षित कहते हैं। जिस पर है विद्युत धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हुआ तो उसी को क्या कहेंगे, संपरीक्षित कहते हैं या टेस्टर कहते हैं ना। इस संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरे को नींबू के रस में डुबोकर निरीक्षण कीजिए। अब इसको इस संपरीक्षित्र को ऐसे नींबू के रस में डुबो करके निरीक्षण कीजिए। क्या आपको चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है? ठीक, क्या इस पर है, जब नींबू के रस में जब डुबोएंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है। संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरे को नींबू के रस से बाहर निकालिए फिर तथा पोंछकर सुखा लीजिए। संप्रेक्षित जो स्वतंत्र सिरा है उसको नींबू पर जब डाले थे तो उसे निकाल करके क्या करना है, इसे पोंछ लेना है और पोंछ करके फिर सुखा लेना है। इस क्रियाकलाप को बारी बारी से दूध, आसुत जल, सिरका, वनस्पति तेल तथा शहद आदि द्रवों के साथ दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अवलोकन कीजिए कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है अथवा नहीं। सभी में देखिए, जैसे यहाँ पर आपने परीक्षण को सारणी जो इस तरह से दिया हुआ है तो इस पर प्रयोग करना है। नींबू का रस, तो नींबू का रस क्या करता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है नींबू के रस में। ठीक, तो यहाँ है, और ये कैसा चालक है, अच्छा चालक है। सिरका, सिरका भी चुंबकीय सुई को क्या करता है, विक्षेप कर देता है, और ये भी एक अच्छा चालक है। नल का पानी, तो नल का भी पानी क्या है, नल का पानी में भी चुंबकीय सुई का विक्षेप होता है ना, नल का पानी में, ये भी क्या है, चालक है ना। वनस्पति तेल, ये नहीं, वनस्पति तेल में चुंबकीय सुई का विक्षेप नहीं होता है, और ये कैसा चालक है, हीन चालक ना। और दूध, दूध क्या करता है, इस पर भी चुंबकीय सुई का विक्षेप होता है दूध में, और ये चालक है, ठीक ना। इसके बाद शहद, शहद ये मतलब चुंबकीय का सुई का विक्षेपण नहीं करता है शहद, ठीक ना, और ये चालक नहीं है, मतलब हीन चालक है, मतलब थोड़ा कम धारा प्रवाहित होती है या नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो शहद में सुई का विक्षेपण नहीं होता है, चुंबकीय सुई का विक्षेपण नहीं होता है। क्या आप सारणी देखकर बता सकते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के चालक होते हैं अथवा कुछ द्रव विद्युत के हीन चालक? क्या विशेष परिस्थिति में हीन चालक भी विद्युत धारा का चालन करते हैं? तो कुछ कुछ हीन चालक भी विद्युत धारा का चालन करते हैं कुछ विशेष परिस्थिति में, ठीक ना। क्रियाकलाप 6 से समझते हैं कि हीन चालक भी कुछ परिस्थिति में विद्युत का चालन करते हैं।
तो क्रियाकलाप 6 से समझते हैं। लिखा हुआ है, एक साफ सूखे प्लास्टिक अथवा रबड़ के ढक्कन में थोड़ा आसुत जल यानी डिस्टल वाटर कहते हैं, उसको लीजिए। एक साफ है और सूखे प्लास्टिक में वाला जो ढक्कन है उस पर थोड़ा सा आसुत जल लीजिए। आसुत जल बैटरी या इन्वर्टर के दुकान में अथवा दवाई के दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, आसुत जल दवा दुकान में उपलब्ध होगा। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगी। आसुत जल बैटरी इन्वर्टर के दुकान में और दवाई दुकान में प्राप्त है, उपलब्ध होता है। संप्रेषित का उपयोग कर यह ज्ञात कीजिए कि आसुत जल विद्युत का चालन करता है अथवा नहीं। सबसे पहले उसे टेस्ट कर लीजिए आसुत जल को कि विद्युत का चालन करता है या नहीं करता है। किसके द्वारा? संप्रेषित के द्वारा उपयोग करके। जब ऐसा करते हैं तो अगर जब आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, अगर शुद्ध होगा तो, ठीक ना। आपने क्या देखा? क्या आसुत जल विद्युत का चालन करता है? तो आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है। आसुत जल में थोड़ा नमक मिलाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। जब हम लोग क्या किए, आसुत जल को ऐसे ही बिना कुछ किए हुए आसुत जल को संप्रेषित के उपयोग के द्वारा उसे जांचे कि आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं हुआ, उस पर धारा प्रवाहित नहीं हुए। अब क्या करना है, आसुत जल में थोड़ा नमक मिलाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए फिर से। अब आपने क्या देखा? क्या यह अवलोकन पूर्व के अवलोकन से भिन्न है? तो हाँ, भिन्न है, अलग है। जब इसमें लवण मिला देंगे तो आसुत जल में ऐसे क्या होगा, बिजली प्रवाहित हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, फिर बल्ब ऐसे दीप्त हो जाएगा। आसुत जल में नमक घोलने से वह विद्युत का चालक बन जाता है। आसुत जल में जब नमक का घोल मिला देते हैं तो विद्युत का चालक बन जाता है, अर्थात नमक का घोल एक अच्छा चालक है। नमक का घोल एक प्रकार क्या है? अच्छा चालक है। आसुत जल में खनिज लवण नहीं होता है। शुद्ध जल में, आसुत जल में खनिज लवण नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, लवण मिला देंगे तो आसुत जल में फिर से है से विद्युत का सुचालक हो जाएगा, अच्छा चालक हो जाएगा। इसी प्रकार आगे है, नल, चंपानल, तालाब एवं नदी से प्राप्त जल में खनिज लवण घुले होते हैं। नल या चापानल या तालाब या नदी से जो जल होता है उस जल में क्या होते हैं, खनिज लवण घुले होते हैं, इसलिए यह जल विद्युत का क्या है, सुचालक होता है, मतलब विद्युत धारा इस पर प्रवाहित होती है। नल के पानी में, चापानल का पानी में, तालाब का पानी और नदी का पानी, सब में। यही कारण है कि हमें गीले हाथों से या फर्श पर नंगे पांव खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूने से मना किया जाता है। मतलब जब इस तरह से होता है तो हमें गीले अथवा जो गीले हाथों से फर्श पर नंगे पांव खड़े होकर विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए। अगर आसुत जल में नमक की जगह कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाए तो क्या होगा? जब उस पर कोई दूसरा पदार्थ इस पर मिला दिया जाए आसुत जल में नमक की जगह, तो क्या होगा? क्या कोई और पदार्थ भी आसुत जल में घुलकर इसे सुचालक बना सकते हैं? तो आइए इसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, आगे फिर इस तरह से जानने के लिए आसुत जल में घुलकर इसे सुचालक बना सकते हैं तो कुछ को हाँ बना भी सकते हैं। जैसे क्षारीय लवण या अम्लीय लवण इस पर मिला देते हैं तो आसुत जल में भी दूसरे नमक के अलावे नमक की जगह अन्य पदार्थ को भी मिलाएंगे तो क्या होगा, आसुत जल में फिर से मतलब वह सुचालक बन सकता है।